स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये तो अब तक आप जान ही चुके हैं कि किस तरह यूरोप में दो देशों के बीच चल रहा वॉर विश्व के हर छोटे बड़े देश को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, चाहे इस वॉर से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना हो या ना हो। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हर किसी पर भारी पड़ रहे हैं। डायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कई देश इसके इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ हुआ। लास्ट मंथ रशिया और श्रीलंका के बीच वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से एक कॉम्प्लेक्स टसल देखने को मिली, जिसके बाद रशिया और श्रीलंका के रिलेशंस काफी हद तक खराब होने की कगार पर चले गए। हालांकि ये वीडियो रशिया द्वारा श्रीलंका को की जाने वाली मदद के बारे में है, पर इस वीडियो की शुरुआत हम इसी किस्से से करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 सेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम और ज्यादा बात वीडियो के अंत में करेंगे। पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हुआ यूं कि लास्ट मंथ रशिया के एक प्लेन को श्रीलंकन अथॉरिटीज ने वापस रशिया जाने से रोक दिया। इस प्लेन को रशिया की स्टेट ओन्ड एयरलाइन कंपनी एरोफ्लोट ऑपरेट कर रही थी। जब श्रीलंका से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये प्लेन इसलिए डिटेन किया गया है क्योंकि असल में ये रशिया का है ही नहीं। ये प्लेन असल में आयरलैंड की एविएशन कंपनी सेलेस्टियल एविएशन ट्रेडिंग लिमिटेड को बिलोंग करता है। रशिया ने आयरलैंड की एविएशन कंपनी से इसको लीज पर उठाया हुआ था। डेटा के मुताबिक एरोफ्लोट के 90% एयरक्राफ्ट्स लीज पर लिए गए हैं। अब जब से रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर अलग अलग सैंक्शंस बरसाने शुरू कर दिए। इन्हीं में से यूरोपियन यूनियन के एक सैंक्शन की डिमांड ये थी कि जितनी भी यूरोपियन कंपनीज ने रशिया को एयरक्राफ्ट लीज पर दिए हैं वो सब मार्च के एंड तक वापस कर दिए जाएं। इस दौरान लीडिंग कंपनीज ने रशियन एयरलाइन से 78 प्लेन सीज किए। इस सैंक्शंस के द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज रशिया की एविएशन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। इस सैंक्शन के तहत एरोफ्लोट की सभी फ्लाइट्स मार्च एंड तक टर्मिनेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो उसके बाद भी कंटिन्यू करती रहीं। इस डिजास्टर से डील करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने एक लॉ पास किया, जिसके तहत ये कहा गया कि रशियन कंपनीज ने जितने भी प्लेन्स लीज पर लिए हुए हैं वो सब अब रशिया को बिलोंग करते हैं। उनका कहना था कि वेस्ट के अनफेयर सैंक्शन के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। तो दोस्तों अब श्रीलंका के ऊपर दोनों साइड्स प्रेशर बना रही थी। आयरलैंड का कहना था कि ये प्लेन उनको बिलोंग करता है और इसीलिए उसको वापस रशिया नहीं भेजा जाना चाहिए, जबकि रशिया का कहना था कि उस नए लॉ के तहत सभी प्लेन अब उनके हैं। हालांकि श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना था कि एरोफ्लोट और सेलेस्टियल एविएशन के बीच का डिस्प्यूट पूरी तरह कमर्शियल है और इसको इन दोनों पार्टीज के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। इसमें श्रीलंकन स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में रशिया ने न सिर्फ श्रीलंकन एम्बेसडर से इसका जवाब मांगा, बल्कि उन्होंने श्रीलंका जाने वाली सभी एरोफ्लोट फ्लाइट्स टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी और साथ ही सभी रशियन टूरिस्ट को श्रीलंका से वापस आने को कहा। तो यहाँ श्रीलंका के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अपनी रिसेंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए वो दोनों में से किसी भी पार्टी को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर वो आयरलैंड को नाराज करता तो वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को नाराज करने का खतरा मोल लेता। यूएस, यूरोपियन यूनियन और यहाँ तक कि IMF भी श्रीलंका के अगेंस्ट हो जाते। वहीं दूसरी तरफ वो रशिया को भी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और श्रीलंका में इस समय फ्यूल की एक्यूट शॉर्टेज से जूझ रहा है। तो ये पूरा केस वेस्टर्न सैंक्शंस का था, जिसमें श्रीलंका की कोई गलती ना होते हुए भी वो बीच में पिस गया। खैर कुछ दिन बाद कोलंबो कमर्शियल हाई कोर्ट ने उस फ्लाइट पर लगे ट्रैवल बैन को वापस ले लिया और उसको मॉस्को के लिए रवाना कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से एक ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि क्या रशिया श्रीलंका के लिए वेस्ट से ज्यादा जरूरी है? आज यूएस और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन में बिजी हैं। श्रीलंका में बढ़ता ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर उनके फोकस से परे है। तो क्या इस क्राइसिस में रशिया श्रीलंका की हेल्प कर सकता है? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सवाल के जवाब की खोज में हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों रशिया और श्रीलंका के ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1956 में ट्रेस किए जा सकते हैं। 1958 में साइन हुए ट्रेड एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद सोवियत रशिया ने पहली बार श्रीलंका में FDI के रूप में इन्वेस्ट किया। रशिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने श्रीलंका के इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनिशिएट करने में बहुत सपोर्ट किया। 1962 में USSR ने सिलोन स्टील कॉरपोरेशन, सिलोन टायर कॉरपोरेशन
और सिलोन शुगर कॉरपोरेशन को भी फंड किया। इसके अलावा 1980s में श्रीलंका में हुए सिविल वॉर में भी रशिया ने श्रीलंकन आर्मी को बैटलफील्ड टैक्टिक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उसी तरह यूएन में रशिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट लाए गए हर रेजोल्यूशन में उसका सपोर्ट किया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंकन सिविल वॉर के फाइनल फेज यानी 2009 में देखने को मिला, जब कनाडा और मेक्सिको के साथ यूरोपियन कंट्रीज ने श्रीलंकन आर्मी के अगेंस्ट एक सीज फायर बिल फाइल किया, लेकिन चाइना और रशिया ने इस बिल को वीटो कर दिया। कुछ समय बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक वॉर क्राइम बिल प्रेजेंट किया, जिसको एक बार फिर रशिया और चाइना द्वारा वीटो कर लिया गया। शायद यही कारण था कि यूक्रेन क्राइसिस के दौरान श्रीलंका ने भी यूएन में रशिया के कंसर्न्स को जस्टिफाई करते हुए उसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। मिलिट्री फील्ड में देखें तो रशिया ने पिछले 30 सालों में श्रीलंका को बहुत से रशियन वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। श्रीलंकन एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले मिकोयन गुरेविच MiG-27 और Mi-17 और श्रीलंकन आर्मी के द्वारा यूज किए जाने वाले T-55 और T-54 बैटल टैंक्स और BTR-80 APC इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। 2017 में श्रीलंकन नेवी ने रशिया से $158.5 मिलियन के गेपार्ड क्लास फ्रिगेट भी ऑर्डर किए। पिछले 2 से 3 सालों में एक दूसरे के यहाँ बायलैटरल विजिट्स के थ्रू दोनों ने ही मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एक्सरसाइजेस के फ्रंट पर भी कोऑपरेशन को काफी बूस्ट किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी के फील्ड में भी कोऑपरेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। श्रीलंका का कहना है कि रशिया ने टूरिज्म और सेपरेटिज्म के अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट किया है। वेस्टर्न कंट्रीज के ऑपोजिट मॉस्को ने हमेशा श्रीलंका के कंसर्न्स के साथ सिंपैथाइज किया है और उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बढ़ चढ़कर आगे रखा। रशिया ने श्रीलंका में अप्रैल 2019 में हुए डेंजरस टेररिस्ट अटैक्स को भी कंडेम किया। रिसेंट ईयर्स में दोनों के बीच टी ट्रेड को लेकर कोऑपरेशन काफी बड़े लेवल पर बूस्ट हुआ। आपको बता दें कि श्रीलंका के आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट्स टी कंट्रीब्यूट करती है। श्रीलंका के $1.27 बिलियन के टी एक्सपोर्ट में रशिया 19% कंट्रीब्यूट करता है। रशियन टी मार्केट का 30% श्रीलंका से आता है। इसके अलावा रशिया श्रीलंका को मुख्य रूप से मशीनरी, इक्विपमेंट और सीरियल्स जैसे कि वीट एक्सपोर्ट करता है, जबकि श्रीलंका रशिया को टी, टेक्सटाइल्स और फिशरीज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता रहा है। दोस्तों, ट्रेड के अलावा दोनों देशों ने जून 2021 में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और साथ ही मेडिसिन और एग्रीकल्चर के फील्ड में न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। कोविड पैंडेमिक के दौरान भी रशिया ने स्पुतनिक वी वैक्सीन और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज के थ्रू श्रीलंका की मदद की। नवंबर 2021 में गोटाबाया राजापक्सा ने रशियन इन्वेस्टर्स को कोलंबो सिटी के कंस्ट्रक्शन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एनर्जी, एग्रीकल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल और गल्फ ऑफ मनारा के ऑयल एंड गैस फील्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी इनवाइट किया। तो दोस्तों, अब तक इस डिस्कशन में हमें पता चला कि रशिया और श्रीलंका की रिलेशनशिप एक थ्राइविंग रिलेशनशिप रही है। हालांकि इन सभी एरियाज में इन दोनों के कोऑपरेशन का पोटेंशियल पूरी तरह अचीव नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात तो तय है, जब जब वेस्ट ने श्रीलंका को साइडलाइन किया है या उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की है, तब तब रशिया ने आगे बढ़कर श्रीलंका का साथ दिया है। आज के हालात पर गौर करें तो रशियन इकोनॉमी को वेस्टर्न सैंक्शंस ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और उधर श्रीलंकन इकोनॉमी जो पहले से ही काफी नाजुक हालत में थी, उसको यूक्रेन क्राइसिस ने और भी ज्यादा ब्रोक कर दिया। लेकिन ये क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट करती है जहां ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं, और वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि श्रीलंका आज फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल और गैस की कितनी सीवियर शॉर्टेज झेल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल के दिन गिनती के ही बचे हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट देश में बैंक्रप्सी अनाउंस कर चुके हैं। जो कंट्रीज श्रीलंका को अब तक लेटर ऑफ क्रेडिट पर फ्यूल एक्सपोर्ट किया करते थे, वो अब कंसर्न्ड हैं कि श्रीलंका इनकी भरपाई आखिर कहां से करेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका पर लगे सैंक्शंस की वजह से उसके फ्यूल एक्सपोर्ट्स को बड़ा झटका लगा है। इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के बीच श्रीलंका ने मार्च में रशिया के साथ $26 मिलियन वर्थ का 120 टन कोल खरीदने की एक डील साइन की थी। रशिया ने एक क्रेडिट लाइन के बदले श्रीलंका को यह कोल एक्सपोर्ट किया। इसमें श्रीलंका को पेमेंट के लिए 90 डेज का टाइम दिया गया। और केवल कोल ही नहीं, हाल ही में श्रीलंका ने रशिया से 90,000 टन ऑफ साइबेरियन क्रूड ऑयल भी लाइन ऑफ क्रेडिट पर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया ये जानता है कि श्रीलंका के पास अभी पे करने के लिए कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट पर ऑयल और कोल सप्लाई क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, रशिया का ये डिसीजन एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है,
ये एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशिया को इंटरनेशनल ट्रेड से कट करने की कोशिश करी है। ऐसे में रशिया को नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की जरूरत है। श्रीलंका की वल्नरेबल सिचुएशन देखते हुए वो इसको अपनी तरफ टीम अप करना चाहता है और श्रीलंका को इस समय ऐसे ही पार्टनर की जरूरत है और इसीलिए श्रीलंकन मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट पुतिन से और भी ज्यादा ऑयल सप्लाईज की डिमांड कर रहे हैं। अगर बात करें टूरिज्म की तो ये इन दोनों के बायलैटरल कोऑपरेशन का बेहद अहम हिस्सा है। प्री कोविड टाइम्स में श्रीलंका की यूनिक नेचुरल और हिस्टोरिकल साइट्स रशियंस और यूक्रेनियंस दोनों के लिए ही वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डेस्टिनेशंस में से एक था। रशिया और यूक्रेन श्रीलंकन टूरिस्ट की टॉप 5 सोर्सेज में रहे हैं और टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका की जीडीपी में मैसिव 12% और उसके फॉरेक्स रिजर्व्स का थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। लेकिन श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को पहले ईस्टर बॉम्बिंग्स और फिर कोरोना वायरस ने बुरी तरह हिट किया। लेकिन इस दौरान श्रीलंका सबसे ज्यादा रशियन टूरिस्ट रिसीव करता रहा। इस पीरियड में रशियंस श्रीलंका में आने वाले टूरिस्ट का 16% हिस्सा थे, जबकि यूक्रेनियंस लगभग 9%। जनवरी 2022 में श्रीलंका का टूरिज्म रेवेन्यू $110.7 मिलियन हिट कर गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन ने श्रीलंका के ही कोविड हिट सेक्टर को रिवाइव करने में बहुत मदद की। लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई यूक्रेन वॉर की और जाहिर है कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर भी हुआ। खैर, आज जब श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो चुकी है, ऐसे में ज्यादातर टूरिस्ट वहां जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज अपने सिटीजन्स को पहले ही ये वार्न कर चुके हैं कि वो श्रीलंका में किसी भी तरह का ट्रेड अवॉइड करें। उधर एरोफ्लोट क्राइसिस के बाद रशिया ने भी अपने सिटीजन्स को श्रीलंका जाने से बैन कर दिया। इसी के चलते श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा ने प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर रिक्वेस्ट की है कि वो रशियन फ्लाइट्स को वापस श्रीलंका में रिज्यूम करें। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पोटेंशियल है जहां रशिया श्रीलंका की बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गौर करें तो आज श्रीलंका की क्राइसिस का सबसे मेन रीजन यही है कि उसके पास अपने एक्सपोर्ट्स के पेमेंट के लिए डॉलर्स नहीं है। श्रीलंका एक मेजर इंपोर्टिंग कंट्री है और वो अपनी सारी क्रूशियल कमोडिटीज बाहर से इंपोर्ट करती है और इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट्स डॉलर में ही की जाती है। इसलिए आज कोई भी कंट्री उनको कमोडिटीज के लिए सप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि श्रीलंका के पास उसको देने के लिए डॉलर्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन उधर रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज वर्ल्ड को डी डॉलराइज्ड करने की कोशिश कर रही हैं। रशिया आज अपने अलाइज के साथ डॉलर के बजाय रशियन करेंसी रूबल में ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो यहाँ श्रीलंकन गवर्नमेंट इस क्राइसिस से लड़ने के लिए रूबल को लीगल टेंडर दे सकती है, जहां रशियन टूरिस्ट श्रीलंका में आने और रहने के एक्सपेंसेस रूबल में करेंगे और श्रीलंकन गवर्नमेंट इन रूबल्स को रशिया से आने वाले एसेंशियल इंपोर्ट्स जैसे कि मेडिसिन, वीट, गैस, ऑयल, सीमेंट और मेटल की पेमेंट के लिए यूज करेगी। रशिया तक इन रूबल्स का पेमेंट पहुंचाने में इंडिया भी एक मीडिएटर का काम कर सकता है। दोस्तों, जब हमने स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की थी तब हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व थे। स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा रहेगा, ये क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन का जो आइडिया हमने सोचा है इस पर स्टूडेंट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। पर आप सब ने इन बैचेस के लिए जो रिस्पॉन्स और फीडबैक्स दिए हैं वो हमारे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग है। भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से कई सारे स्टूडेंट्स ने 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा सराहा है और इसीलिए हमने अपने लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई रखी है, जिसकी क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेंगी। तो दोस्तों, इस बैच के सारे शानदार फीचर्स आप मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं वीट पर। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन को वर्ल्ड की वीट बास्केट कहते हैं। जब से ये वॉर शुरू हुआ है पूरी दुनिया वीट की शॉर्टेजेस और हाई प्राइसेस से जूझ रही है। वीट एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी बन चुका है। श्रीलंका की हालत तो सबसे ज्यादा बुरी है। लोगों के घर में वीट के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। उनका डोमेस्टिक एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर बैन के डिसीजन से अब तक सफर कर रहा है। श्रीलंका अपना 45% वीट, आधे से ज्यादा सोयाबीन,
सनफ्लावर ऑयल और पीस जैसे असेंशियल फूड आइटम्स रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करता था। लेकिन वॉर से हुए डिसरप्शंस के बाद रशिया ने ग्रेन एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज फूड आइटम्स पर एप्लीकेबल नहीं थे, बट उनकी पेमेंट को अफेक्ट कर रहे थे और इन दोनों ही कारण से श्रीलंका बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा था। रशियन एक्सपोर्ट्स के प्रोजेक्शंस के मुताबिक इस साल रशिया एक अच्छी हार्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसे में श्रीलंका के पास अच्छा मौका है कि वो ऑल्टरनेटिव पेमेंट या लोन मैकेनिज्म के जरिए रशिया से वीट इंपोर्ट कर सकता है। इससे श्रीलंका की हेल्प के साथ साथ रशिया भी अपनी करेंसी को प्रमोट कर पाएगा। दोस्तों, इस हेल्प के थ्रू रशिया अपने फुटप्रिंट्स इंडो पैसिफिक यानी एक ऐसे रीजन में मजबूत कर सकता है जहां वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत प्रोमिनेंट है। श्रीलंका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। उनका मानना है कि इंडो पैसिफिक या क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स इंडियन ओशन बेसिन में एक नए कोल्ड वॉर को जन्म दे रहे हैं और श्रीलंका इस सुपर पावर रेवलरी के बीच पिसना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस क्राइसिस के दौरान किस तरह ये हेल्प दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और ये था आज का डिस्कशन, जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे रशिया श्रीलंका के लिए एक सेवियर की तरह काम कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया था कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया leverage its economic aid to Sri Lanka to put a permanent end to the decade-long dispute between India and ethnic communities of Sri Lanka? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।